हेलो बेटा। तो टुडे क्लास किसका है? प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, क्लास 12th में आज का क्लास है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे चैप्टर 13। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी आज हम 13.1 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट बेटा 12th क्लास के अंदर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए बच्चे ध्यान से सुनिएगा पहले। अगर तुम ध्यान से अगर 9th क्लास से अगर चीज़ों को थोड़ा सा ठीक है मेमोराइज करने का कोशिश करो कि जो आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी के अंदर, जितनी भी चीज़ें पढ़ा आप, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इवेंट क्या है, श्योर इवेंट किसको बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किससे किसके बीच में होती है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे ना तो एक साफ आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगा कि प्रोबेबिलिटी टॉपिक इज़ मोर लॉजिकल, काफ़ी लॉजिकल है। ठीक है, अगर आपका लॉजिक क्लियर है बेटा तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन पार्ट में ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ठीक है, इवन कि 10th क्लास में भी अपने किया था, 11th क्लास में भी आपने किया। लॉजिक क्लियर होना चाहिए, है ना, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए। इसका कैलकुलेशन पार्ट में देखोगे कि ज़्यादा समय नहीं लगता, जैसे बाकी मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन पार्ट आप काफ़ी हैवी है। आप कैलकुलस पढ़ोगे तो कैलकुलस के अंदर अगर लॉजिक ठीक है अगर आपको मालूम है तो कैलकुलेशन पार्ट आपको काफ़ी हैवी है, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे कि लॉजिक अगर क्लियर है तो कैलकुलेशन पार्ट आप 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन के अंदर आप ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से किया जा सकता है। तो बच्चे में हर एक क्लास में आपको यही बताया कि प्रोबेबिलिटी को आप लॉजिकली पढ़ो। ठीक है, आप चाहे 12th क्लास का मैथ पढ़ोगे 11th क्लास का कनेक्टेड होना चाहिए, 11th क्लास का पढ़ोगे तो 10th क्लास का कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक वो सारी चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। तो 12th क्लास के अंदर हमें स्टार्ट करना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेकिन मैं सीधे टॉपिक पर जाने के पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग जो मुझे ज़रूरत है वो चीज़ें मैं कर लेता हूँ। ठीक है, और बाकी चीज़ें 11th क्लास और 10th क्लास का जो भी आप फार्मूला आइडेंटिटी वो सारी चीज़ बेटा हम यूज़ तो करेंगे इसके अंदर भी। चलो पहले तुम बताओ कि अगर मान लो कि मैं लिखता हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, 9, 10, 11 क्लास में आपने डिफाइन किया है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट 12th क्लास में भी मिलेगा। सीनियर क्लास में भी जाओगे तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करोगे। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है वो एक्सपेरिमेंट जिसके टोटल आउटकम्स डिफाइन है, जिसके टोटल आउटकम्स डिफाइन है। आप रिजल्ट को एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप पहले से नहीं बता सकते कि ये चीज़ हो जाएगा, लेकिन अगर हम आउटकम्स की बात करें तो आप आउटकम्स को डिफाइन कर सकते हो। जैसे आप कॉइन है, अगर एक कॉइन को मैं टॉस करूंगा तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कॉइन को टॉस करने के बाद क्या होगा। क्या होगा बेटा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के फेवर में, ठीक है, जितने भी आपको आउटकम्स जनरेट करोगे तुम, जो भी आउटकम्स आप सोच सकते हो, ठीक है, उसका कलेक्शन आपको सैंपल स्पेस कहलाता है, एस। तो एस का मतलब है हेड कोमा टी, हेड कोमा टेल। देखो एच कोमा टी हेड आपको फर्स्ट आउटकम है, कोमा आपको दोनों आउटकम को सेपरेट कर रहा है, टी फॉर टेल, और एस का मतलब है सैंपल स्पेस। तो इस तरह से आप एक छोटा मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला है। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उसके साथ आपका इवेंट ए और बी और सी तीनों एसोसिएटेड है, तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ इवेंट एसोसिएटेड का क्या मतलब है बेटा? याद रखना, किसी भी इवेंट के अंदर जो आउटकम्स होंगे वो आउटकम्स आपको सैंपल स्पेस का पार्ट होगा। अब ध्यान से देखो, अगर ए इवेंट है तो ए इवेंट के अंदर जो भी आउटकम्स होगा डेफिनेट है वो आउटकम्स आपको सैंपल स्पेस का पार्ट होगा। इसलिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इवेंट ए इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इवेंट बी इज आल्सो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इवेंट सी इज आल्सो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर होगा बच्चे? ठीक है, तो कुछ टर्म्स है उसको थोड़ा सा समझ लो ताकि उसको मतलब कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे लिखना है, कैसे समझना है मालूम होनी चाहिए। जैसे प्रोबेबिलिटी के अंदर आप कि कोई इवेंट ए है तो आप नॉट ए, कहीं भी अगर नॉट ए लिखा हुआ है मतलब ए इवेंट नहीं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? ए जैस लिखेंगे या ए के ऊपर में बार लिखेंगे, है ना,
दोनों सिंबल आप चला दोगे नॉट ए को। क्लियर हो गया। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, इवेंट ए और बी, दो इवेंट के बीच में अगर और आएगा तो कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। याद रखिएगा यूनियन सिंबल आपको और को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया। फटाफट आप लिखते चलिए, इवेंट ए एंड बी। अगर दो इवेंट के बीच में एंड आ रहा है, एंड, तो कैसे आप लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सिंबल देंगे। ठीक है बच्चे, ये सारा 11 क्लास का रिकेप चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, ध्यान से सुनिए, आगे चले ना। अच्छा उसके बाद ध्यान दीजिए, नीदर ए नॉर बी। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब है ना तो ए इवेंट ना तो बी इवेंट। इसको कैसे लिखेंगे, ए डैश मतलब नॉट ए, एंड बी डैश नॉट बी। क्लियर हो गया बच्चे, सिंबल क्लियर हो गया ना। यस यस, अच्छा क्लियर है। अच्छा अब बोलिए, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। ठीक है, उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, और उसी तरह से बच्चे बी बट नॉट ए, तो आप लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश। ये सारे सिंबल्स आपने 11th में यूज किया है और 12th क्लास में भी आपको चाहिए। और बेसिकली बेटा बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में प्रॉब्लम होता है ना, हाउ टू एक्सप्रेस लैंग्वेज इनटू सिंबल्स। ठीक है, उसी तरह से चलते हैं। ध्यान देना, ऑल थ्री ए बी सी इवेंट्स, मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर तीनों इवेंट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब है ऑल थ्री। क्लियर होगा बेटा। नाउ एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, मतलब इसका मतलब है अगर तीन इवेंट ए बी सी है और इस तीन इवेंट में कम से कम एक हो, एटलीस्ट वन हो, तो उसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब भी होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी। क्लियर हो गया, लिख लें बेटा। यस, उसी तरह से आप लिखेंगे नन ऑफ ए बी सी, मतलब इसका मतलब है अगर तीनों इवेंट में कोई भी नहीं हो रहा है तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। फटाफट नोट कीजिए जल्दी। चले आगे। ठीक है, यहां पर लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए सपोज करो बेटा, यहां पर मैं लिख रहा हूं एग्जैक्टली टू ऑफ देम, मतलब अगर तीन इवेंट में, जैसे तीन इवेंट है ए बी सी, और इसमें से आपको एग्जैक्टली टू इवेंट हो रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे बच्चे, ए एग्जैक्टली टू ऑफ देम। ध्यान से सुनिए, ए एंड बी, ए और बी होगा, एंड सी नॉट। पहला केस, फर्स्ट केस ए एंड बी एंड, बोलिए यस, फर्स्ट केस होगा। उसी तरह से आप यूनियन क्या लिखेंगे, ए बोलिए नॉट इंटरसेक्शन बी एंड सी। ठीक है, यूनियन। तीसरा केस क्या करेंगे बताइए, हाँ जी, ए एंड सी एंड बी नॉट। ये क्या है आपको, एग्जैक्टली टू ऑफ देम। क्या बेटा, एग्जैक्टली टू ऑफ देम। क्लियर हो गया, हाँ जी। उसी तरह से अगर दो इवेंट हो, जैसे आपके दो पास दो इवेंट हो, तो उसमें अगर है एग्जैक्टली वन ऑफ देम। अब यहाँ पर दो इवेंट है ए और बी, और वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ए इवेंट ए, अगला क्या है बोलिए, एंड बी नॉट, शाबाश, यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। समझ गए।
तो बच्चे ये सारे टर्म्स हैं जो आपको मतलब मालूम होना चाहिए। सिलेबस में आपको बहुत जगह आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक में चलते हैं। ठीक है, और भी जो बेसिक चीज़ें हैं दिमाग में आप इसको रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते समय बनाते समय वो सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए बेटा, है ना। और लॉजिकली आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझने का कोशिश करें। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट इसका बहुत ईजी है। ठीक है, शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल प्रॉपर्टी। देखिए ध्यान दीजिए, कंडीशनल प्रॉपर्टी अब आपका फर्स्ट यूनिट है। हमारे 12th क्लास में 5 यूनिट है, 5 यूनिट में आपको सिलेबस कवर करना है। तो फर्स्ट यूनिट कंडीशनल प्रॉपर्टी है। ठीक, इसको समझने के लिए बेटा पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सपोज करो कि मेरे पास एक कॉइन है। ठीक है, एक कॉइन है और इस कॉइन को मैंने बोला कि आप 2 बार, है ना, 2 बार टॉस करो। आप कॉइन को 2 बार टॉस करो। तो एक सिक्के को अगर 2 बार उछालोगे, ठीक है, 2 बार टॉस करोगे, तो सैंपल स्पेस हम निकालिए। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है बच्चे, ये सारे आपको सैंपल स्पेस के मेंबर है। ठीक है, इनको एलिमेंट्री आउटकम्स बोलते हैं। समझे बेटा? अगर आपको बोला जाए बताओ इनको क्या बोलोगे आप? एलिमेंट्री आउटकम्स। मतलब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ ये सारे आउटकम एसोसिएटेड है। क्लियर है? तो आपने सैंपल स्पेस अपने बना दिया। राइट, ऑब्वियस है कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो सैंपल स्पेस तो होगा ही, है ना बेटा। चलिए, अब सपोज करो कि मैं एक इवेंट लिख रहा हूं, इवेंट ए। ध्यान से सुनिएगा, सपोज करो कि मैंने इवेंट ए लिखा, एग्जैक्टली 2 टेल्स। अब सोचो, एग्जैक्टली 2 टेल का मतलब क्या है कि आपको फेवर क्या करेगा? टीटी। मतलब यहां पर जो कलेक्शन है 4 एलिमेंट्री आउटकम का, उसमें आपको टीटी फेवर करेगा, क्योंकि आपने इवेंट ए लिखा एग्जैक्टली 2 टेल। तो बच्चे इसका मतलब है इसमें आपको टीटी, ठीक है ना, मेरी बात समझा रहा ना, ये आपको आउटकम आपको फेवर करेगा। चलो एक और इवेंट हम डिफाइन करते हैं, बी। और इसमें बेटा हम लोग लिखते हैं गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। इसको समझो पहले, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड चाहिए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, है ना। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है इसके बारे में। कम से कम 1 हेड, एटमोस्ट होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड। तो कम से कम, देखो एटलीस्ट है, कम से कम 1 हेड, 1 हेड। तो बच्चे एच भी फेवर करेगा, क्योंकि इसमें दोनों आपको हेड आ रहे हैं। तो एच भी फेवर करेगा, एच टी फेवर करेगा, एच टी फेवर करेगा और टी एच फेवर करेगा। ये तीनों आउटकम आपको फेवर करेगा। क्लियर हो गया? चलो, अभी हमने क्या किया? रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ 2 इवेंट को एसोसिएट किया। तो मैंने आपको क्या बोला कि इवेंट क्या होते हैं? पार्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं, और किसी भी इवेंट को फेवर करता है जो आउटकम्स, वो आपको सैंपल स्पेस का भी पार्ट होता है। एग्जैक्टली। अब तुम सुनो, अगर मान लो कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात बोलता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर वर्किंग सीखो। मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल। ठीक है, गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल मतलब मेरे जब पहली बार उछालेंगे टेल आएगा, फिर दूसरी बार उछालेंगे उसमें भी टेल आना चाहिए। उसी का तो मतलब है एग्जैक्टली 2 टेल। क्लियर है? चलिए, अच्छी तरह से मालूम है कि अगर एक कॉइन का उछालते हो, ठीक है ना, तो हेड का आना और टेल का आना, दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है ना क्या होता है? 1/2 ये तो मालूम है ना। ठीक है, तो 1/2 आपको मालूम है। अब बताओ कि एग्जैक्टली 2 टेल का मतलब है, देखिए यहाँ पर टी दिख रहा ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी इनटू, क्योंकि पहली बार टेल आया, अभी आपको इवेंट आपको पूरा नहीं हुआ ना, इवेंट आपको पूरा नहीं हुआ, फिर दोबारा उछालोगे तो उसमें भी आपको टेल आना चाहिए। ठीक है, तभी तो टी बनेगा। तो 1/2 इंटू 1/2 मिलके क्या बनेगा? 1/4। तो इस तरह से भी आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, निकालना चाहिए, मतलब सीखने के लिए आप सीख लो। उसी तरह से बी की बात करते हैं। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बताओ बी इवेंट क्या है? एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड। तो बेटा इसके अंदर आपको 3 एलिमेंट्री आउटकम है ना, तो इसका मतलब है कि तीनों एलिमेंट्री आउटकम का इवेंट प्रोबेबिलिटी निकाल करके ऐड करेंगे। तो कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच, ऐसे लिखोगे।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ HH प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ST प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ TH। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ HH मतलब पहला भी हेड है, दूसरा भी हेड है, मतलब पहली बार भी हेड आया था और दूसरी बार भी हेड आया, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ HT, ठीक है, तो H का मतलब है 1/2 इंटू 1/2 प्लस TH का मतलब 1/2 इंटू 1/2, तो बच्चे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 3/4 हुआ, 3/4 होगा। मतलब आपको कम से कम एक हेड की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 3/4 हुआ। यहाँ तक क्लियर है? अब सुनो, ध्यान से सुनो, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, इसका क्या लैंग्वेज है, पहले समझो। पहले देखो बेटा, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेकिन उसके लिए कंडीशन एसोसिएट है कि एक दूसरा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, एक दूसरा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है या दूसरा इवेंट गिवन है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जिस इवेंट को आप निकालोगे वो आपको कंडीशनली एसोसिएट है दूसरे इवेंट के साथ, राइट? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, शाबाश। तो बच्चों यहां पर आपने क्या देखा, ध्यान से देखिएगा, आप समझेंगे कि मान लो कि मैं बोलूंगा कि बेटा मुझे एग्जैक्टली 2 टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्टली 2 टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बट गिवन, बट मैंने लगा दिया, इसका मतलब कंडीशनली मैं बोले जा रहा हूं, गिवन मतलब आपको दिया हुआ है, या ऐसे बोलूंगा कि बी इवेंट बेटा हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी इवेंट आपको हो चुका है। तो इसका मतलब आप इस तरह का जब लैंग्वेज आप देखोगे ना बेटा, आप क्वेश्चन में देखते ही पहचान जाओगे कि कंडीशनल है। इफ होगा, गिवन होगा, ये जो आपको कनेक्टर है इससे आपको पता चलेगा कि ये कंडीशनल है। तो बच्चे यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय B, ठीक है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे आप ऊपर लिखेंगे, जो अकर्ड हो चुका है, जो पहले हो चुका है गिवन, उसको आप नीचे लिखेंगे। और बच्चे PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB, राइट, याद रखें, ठीक है, ये आपको फार्मूला है और इस फार्मूला से आपको कैलकुलेशन करना है। प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ B शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, आप इस तरह की वर्किंग करते हो तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0 नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो B इवेंट है ना, B इवेंट आपको एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एम्प्टी इवेंट होगा अगर तो ऑब्वियसली उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, तो वो आपको अलाउ नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मैंने आपको क्या बोला कि लॉजिक आपको क्लियर होगा तो क्वेश्चन बनाना तो आपको 1 या 2 लाइन में आपको क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आप कंडीशनल पढ़ रहे हो, अब मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, तो पहले लैंग्वेज में बोलो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इफ, देखिए इसके लिए इफ पढ़े, इफ B इज गिवन, इफ B इज गिवन, या ऐसे बोले B इवेंट हैज अकर्ड ऑलरेडी, अकर्ड का मतलब हो चुका है, पहले ही हो चुका है। अब तुम कैलकुलेशन को देखो, ध्यान दो यहाँ पर, जैसे आप जिस एक्टिविटी के द्वारा सिलेबस को खींच रहे हो बच्चे, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो मैंने निकाला है, देखो यहाँ पर 3/4। तो अब पहले तो A एंड B की बात करो, तो लिखो A एंड B। अब मुझे बताओ A एंड B क्या है, A एंड B भी एक इवेंट है, इसको भी तो आप इवेंट पढ़ोगे ना, A एंड B, राइट, इवेंट A एंड B। तो बच्चे आपको एंड के बारे में क्या मालूम है, दोनों के अंदर आप देखोगे क्या है, जो कॉमन आउटकम्स क्या है। देखिए इवेंट A के अंदर आपको TT है, इवेंट B के अंदर आपको, ध्यान से देखिए, तो आपको कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है A इंटरसेक्शन B में कॉमन कुछ भी नहीं है, एक भी आपको आउटकम फेवर नहीं कर रहा है ना बेटा। चलिए, तो इसका मतलब है आउटकम फेवर नहीं कर रहा है, एक भी आउटकम नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B क्या होगा, आपको 0 हो जाएगा। फिर तो 0 हो जाएगा ना बच्चे, जब एक भी आपको फेवर नहीं करेगा, इसका मतलब है एम्प्टी, ये तो आपको एम्प्टी सेट है ना, इसलिए आपको इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो इसका अपना प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। तो कुल मिलाकर कैलकुलेशन क्या हो गया, ऊपर में आपने निकाला 0 निकाला, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपके सामने देखिए 3/4 है, तो 0 डिवाइडेड बाई 3/4, अल्टीमेट क्या है, वी हैव 0, समझे, आंसर क्या हुआ, 0 हुआ। मतलब A डिवाइडेड बाई B, इसके आंसर क्या निकला है, 0 निकला।
अच्छा, प्रॉपर्टी का जब आंसर जब निकलता है तो वो चीज़ आप बेसिक जरूर याद रखें जो आप क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है ना, इज ग्रेटर एन इक्वल टू 0 लेस एन इक्वल टू 1। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम 12th क्लास के अंदर कैलकुलेशन में बच्चे इस रेंज को हम भूल जाते हैं, और जब आंसर आता है उसके बाद भी हम मतलब समझ नहीं पाते कि हमारा क्वेश्चन में कहीं गलती है या नहीं है। आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? यस। अब यहाँ पर तुम देखो, ये जो कैलकुलेशन करने का तरीका है ना, ठीक है ना, इस कैलकुलेशन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, राइट। अब देखो ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ ए की बात किया 1/2 इंटू 1/2, राइट। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन का दूसरा मोड क्या है, इवेंट ए के अंदर एक आउटकम है, इवेंट ए के अंदर आपको एक आउटकम है और सैंपल स्पेस में आपको 4 आउटकम है, ठीक। और अगर आपको प्रॉपर्टी ऑफ ए निकालनी है, प्रॉपर्टी ऑफ ए निकालनी है, तो बच्चे याद रखें जो आप 9th क्लास में पढ़ते थे, किसी भी इवेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। मतलब उस इवेंट को जो फेवर करेगा, ठीक है, दैट वन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ। तो ए को फेवर करेगा, एक आउटकम फेवर कर रहा है, तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम कितने हैं, 4, ठीक है ना। तो आप इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्लास है तो मैं कैलकुलेशन को इस तरह से समझा रहा हूँ, समझे बच्चे। अब इस तरह से भी कर सकते हैं। उसी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ बी, प्रॉपर्टी ऑफ बी की बात करोगे तो बी के अंदर देखो कितने आउटकम फेवर कर रहे हैं, 1 2 3, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 3 फेवर करेंगे, टोटल कितने, 4। तो प्रॉपर्टी ऑफ बी क्या हो सकते हैं, 3/4। उसी तरह से बच्चे जब यहाँ की बात हुई ए इंटरसेक्शन बी, इसका भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, पी ए एंड बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में एक भी आपको फेवर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 0 लिखेंगे डिवाइडेड बाई टोटल आपको 4 है, तो आप इसको 0 लिख सकते हैं, है ना। तो कैलकुलेशन आपको इस तरह से भी दिखला सकते हो, ठीक है ना। डिटेल में मुझे पढ़ाना था इसलिए मैंने आपको दोनों कैलकुलेशन कराया। तो इसका मतलब है हमारा प्रॉपर्टी का फर्स्ट यूनिट है जो 13.1 है, एक कंडीशनल प्रॉपर्टी के नाम से हम क्वेश्चन के अंदर डील करेंगे। बस अंतर क्या है कि आपको ध्यान देना है कि अगर इवेंट आप डिफाइन करोगे तो आप देखो यहाँ पर कि आपको प्रॉपर्टी ऑफ ए बाई बी पूछ रहा है या प्रॉपर्टी ऑफ बी बाई ए, दोनों चीज आपके पास याद होना चाहिए। और दोनों का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ ए बाई बी का मतलब ए का प्रॉपर्टी निकालना है, बी इज गिवन, और प्रॉपर्टी ऑफ बी बाई ए का मतलब है बी का निकालना और ए इज गिवन, है ना। फटाफट जल्दी से नोट कीजिए। यस ऑल ऑफ यू। हाँ चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बच्चे इसकी जो प्रॉपर्टीज है आप समझें पहले कि आखिर में कंडीशनल के अंदर क्या प्रॉपर्टी मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके चीज को समझें और तब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए बच्चे, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा या क्वेश्चन जब बनाओगे तो ध्यान से देखो। जैसे आपको मालूम है प्रॉपर्टी ऑफ ए बाई बी, ठीक है, इवेंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। आप टेक्स्ट बुक बनाओगे तो ई बाई एफ लिखा हुआ है ना, उसे घबराना नहीं है। तो क्या आपने पढ़ा, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रॉपर्टी ऑफ बी, है ना, और प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी ऑफ बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब सोचो अगर मान लो कि इवेंट ए और इवेंट बी इक्वल है, ठीक है, इवेंट ए और इवेंट बी इक्वल है, सोचो क्या होगा। अगर दोनों इवेंट अगर इक्वल इवेंट है तो मतलब आपको प्रॉपर्टी ऑफ ए बाई बी क्या बनेगा बताइए, यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ बी। तो जब दोनों सेम है, दोनों सेम है मतलब अगर आप बी को रिप्लेस करो, ठीक है, या ए को रिप्लेस करो, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ ए बाई ए करो, क्या आंसर होगा, 1 होगा ना। या यूँ बोले कि प्रॉपर्टी ऑफ बी बाई बी करो, क्या होगा आंसर, 1 होगा। समझे बच्चे, मतलब इसका मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ ए इफ ए इज गिवन, प्रॉपर्टी ऑफ बी इफ बी इज गिवन, ऐसे में हो जाएगा। नोट करो, क्लियर है। चलो सेकंड प्रॉपर्टीज देखो ध्यान से सुना। मान लो कि आपको ऐसा सिचुएशन है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर सपोज करो कि ए इवेंट है
और बी इवेंट है, और ए में जो भी आउटकम्स है वो सारे आउटकम्स बी के अंदर भी है। मतलब इसका मतलब है कि सेट ए बी का सबसेट है। समझे बेटा? तो इसमें अगर सपोज करो कि ए बी का सबसेट है, तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो क्या होगा? ए और बी में अगर कॉमन लोगे तो ए ही होगा। मेरी बात समझ आ रहा ना? क्योंकि ए के आउटकम्स बी के अंदर है, तो ए और बी में जब इंटरसेक्शन करोगे कॉमन मेंबर लोगे तो ए होगा, है ना? चलो अब देखो मैं यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, मुझे निकालना ऐसा सिचुएशन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालो इफ ए इज अकर्ड। ए मतलब हो चुका है, ए इज गिवन। तो आप जिस तरह से आप बातें कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखोगे ना बच्चे। लेकिन अगर मालूम है कि ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए बराबर ए है, तो इसका मतलब है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या होगा आंसर? 1 होगा। आपको अच्छी तरह से याद है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, आप क्या बोलते हो उसको? श्योर इवेंट बोलते हो ना बच्चे। इसीलिए मैंने बोला ना कि बेसिक चीज़ क्लियर होना चाहिए। वो इवेंट आपको श्योर है, वो आपको श्योर है, इसका मतलब है आपको बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और बी इवेंट का एक पार्ट हो चुका है। ए सबसेट बी का मतलब है ए क्या है? बी का भाई पार्ट है ना। तो आप जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हो उसका एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो बच्चे वो आपको श्योर इवेंट का केस है। और अगर मान लो कि कहीं पर अगर 0 आता है, किसी की प्रोबेबिलिटी 0 आती है, तो आपने क्या पढ़ा था 9th में? इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। अगर जो इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपको 0 होगी, है ना। तो जो भी टर्म्स है ना वो आपको क्लास के साथ साथ ही आते जाएंगे, ताकि हम लोग क्लास को मतलब ठीक है ज़्यादा मतलब लेंदी ना करें, ताकि हमारा मतलब टॉपिक भी मतलब चालू हो और वो चीज़ भी रिकैप आपको साथ साथ होते रहे। ठीक है, लिख लिए? जल्दी से नोट कीजिए। चला गया? नोट कर लिया? यस। अच्छा अब देखिए बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो कि मैं आपको यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, अब उसको समझेंगे आप लोग। देखिए, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अगर बी इवेंट है, अगर सपोज करो कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ बी इवेंट एसोसिएट है, तो आप तो मालूम है कि बी नॉट बी होगा। बी चाहे बी डैश बोले या बी बार बोले, नॉट बी एग्जिस्ट करेगा, तो मालूम है ना। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ध्यान से सुनो, 12th क्लास में कई बार आ चुका है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, मतलब बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, नॉट बी, बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ध्यान से देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इफ एज गिवन। समझे बेटा? नॉट बी का निकालना है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ध्यान से सुनना, ये चीज आप ध्यान से देखो और वॉच करो कि ये कैसे होगा। देखो ध्यान से सुनो, पहले तुम याद करो कि अगर सपोज करो कि इवेंट ए और इवेंट बी है, 2 इवेंट है, तो डेफिनेट है कि दोनों इवेंट सैंपल स्पेस का पार्ट है, ये तो मालूम है ना। तो इसका मतलब है कि आपको याद रखना है कि डेफिनेट है कि आपको पास सैंपल स्पेस होना चाहिए और ये दोनों इवेंट सैंपल स्पेस के पार्ट होंगे, राइट, सैंपल स्पेस के साथ एसोसिएटेड होंगे। चलो अब मैं सपोज करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं लिख रहा हूं सैंपल स्पेस बाय ए। पहले देखो इसका क्या मतलब है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई ए, एस की प्रोबेबिलिटी में निकालने की बात कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इफ ए इज गिवन, तो ए कौन है? ए तो बेटा सैंपल स्पेस का ही पार्ट है ना। यस, तो श्योर इवेंट है, तो इसका तो प्रोबेबिलिटी आपको 1 होगा, मैंने अभी बोला था। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई ए का वैल्यू 1 आ रहा है। अगर कोई पूछेगा या आप अपने आप को समझाओगे तो कैसे बोलोगे कि सर ए इवेंट आपको एस का पार्ट है, ए इवेंट आपको एस का पार्ट है, क्योंकि ए इवेंट में जो भी आउटकम्स होंगे वो डेफिनेटली कि सैंपल स्पेस में भी होंगे। समझ गया बेटा? इसका मतलब है श्योर इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी हर हालत में 1 होगी, राइट। अच्छा अब मुझे बताओ कि मैं सैंपल स्पेस एस को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन बी डैश,
याद करो 11th क्लास याद करो, सेट थ्योरी में भी आपने पढ़ा है, प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है, बी यूनियन बी डैश, बी और बी डैश का यूनियन ही सैंपल स्पेस होगा। अगर आप इस तरह से डायग्राम बनाते हो, अब सोचो, ठीक है, यहाँ पर आपको इवेंट ए, यहाँ पर आपको इवेंट बी है, ठीक है, दो इवेंट का आपने स्केच किया, तो इवेंट बी आपको दिस वन है, और बी नॉट आपको इसके बाहर हो जाएगा ना, क्यों बच्चे, ये आपको बी नॉट हुआ, तो इसका मतलब है दोनों का यूनियन क्या हुआ, सैंपल स्पेस हुआ कि नहीं हुआ, राइट। और इवन कि ए यूनियन ए डैश भी बोल सकते हो आप, है ना, लेकिन हमें आपको बी यूनियन बी डैश से मतलब है। क्लियर हो गया मेरी बात, यहाँ तक सही है, यस। अब बताओ बी यूनियन बी डैश के बारे में आपको मालूम है, बी यूनियन बी डैश का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, पी क्या लिखेंगे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर आपको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और उसके बाद आप लिखेंगे माइनस बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1। तुमको मालूम है ना कि मैंने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया, ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला इस्तेमाल किया जो आपको सामने दिख रहा है ना। तो जब इस तरह से लिखोगे, लेकिन तुमको मालूम है कि बी और बी डैश क्या है, बी और बी डैश क्या है, डिसजॉइंट है। आप देखो बी इवेंट यहाँ पर है और बी डैश आपके बाहर है, तो डिसजॉइंट है, दोनों आपको सेट आपको डिसजॉइंट है, दोनों इवेंट आपको डिसजॉइंट है ना। प्रॉपर्टी में आप उसको इवेंट के नाम से बोलोगे, तो जब इनमें कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है तो बेटा इसकी तो प्रॉपर्टी 0 हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ बी बाई प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी डैश बाई प्रॉपर्टी ऑफ ए बराबर 1 होगा। इस हिसाब से ऊपर की एक्टिविटी क्लियर हुई। तो बच्चे प्रॉपर्टी ऑफ नॉट बी प्रॉपर्टी ऑफ नॉट बी इफ एज गिवन, प्रॉपर्टी ऑफ नॉट बी इफ एज गिवन निकालना है तो 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ बी बाई ए, नोट डाउन। चले आगे, चलो अब बच्चे यहां पर जब वर्किंग करोगे तो इवन की मतलब आप एनसीईआरटी में भी, आप 13.1 में भी क्वेश्चन बनाओगे तो एक जगह आपको क्वेश्चंस है जिसमें इस तरह की बातें आएगी, ठीक है, ध्यान से सुनो। प्रॉपर्टी ऑफ, देखो प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी यहां पर डिवाइडेड बाय सी। भाई कैसे पढ़ोगे, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय सी मतलब ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी निकालो, ए और बी की प्रॉपर्टी निकालो इफ सी इज गिवन। तो अगर आप इसकी वर्किंग करोगे तो आप कैसे लिखोगे, इसको लिख सकते हो ना, प्रॉपर्टी ऑफ ए बाई सी, यस बोलो, प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी बाई सी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई यस सी। समझ गए, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ ए बाई सी प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी बाई सी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई सी। समझ गए, मतलब ए की प्रॉपर्टी निकालो इफ सी इज गिवन, बी की प्रॉपर्टी निकालो इफ सी इज गिवन, ए एंड बी की प्रॉपर्टी निकालो इफ सी इज गिवन, राइट। कैसे लिखा, क्योंकि ए यूनियन बी को हमने एक्सपेंड किया। अब इसको अगर आप इस तरह से वर्किंग करते हो, ध्यान से देखो, सुनो पहले, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी बाई सी, तो मैंने जो आपका थ्योरम बताया था, ठीक है, कंडीशन प्रॉपर्टी का, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, फर्स्ट इवेंट इंटरसेक्शन सी, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ सी। क्लियर हो गया, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट इवेंट इंटरसेक्शन सेकंड इवेंट आपको सी है, डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ सी। अब बच्चे इसकी जो वर्किंग करो, प्रॉपर्टी ऑफ, ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी, तो लिखोगे ए इंटरसेक्शन सी, फिर लिखोगे यूनियन, फिर लिखोगे बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है, और डिवाइडेड बाई प्रॉपर्टी ऑफ सी आपके पास है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इवेंट यूनियन सेकंड इवेंट, फर्स्ट यूनियन सेकंड इवेंट, है ना। तो 11th क्लास का फॉर्मूला को रिकैप करो, फटाफट लिखो, क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रॉपर्टी ऑफ, बोलो, बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ, देखो ध्यान दो,
दोनों के अंदर इंटरसेक्शन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी भी है, यहाँ पर सी भी है, बी भी है, तो इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और डिवाइडेड बाई आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या सी है ना, तो बच्चे तीनों को डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, और ये कैलकुलेशन आपका ए बाई सी का है, समझे बच्चे। उसी तरह से आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलिए, बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये आपको सेकंड का कैलकुलेशन है। और माइनस, ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये कैलकुलेशन आपको थर्ड का है, समझे बेटा। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना, ये बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूज करोगे तो फिर आपको कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम करेगा। तो इस टॉपिक के अंदर एक लास्ट यूनिट में बता रहा हूँ, इसको पहले नोट डाउन कीजिए। देखिए ध्यान से सुनिए, अब इसमें देखा, आपने देखा कि आपका 11 क्लास का भी रिकैप हो रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है आप, ठीक है, 12 क्लास में 13.1 में भी पढ़ोगे, इसका क्या मतलब है मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कैसे मतलब फार्मूला को लिंक करोगे ये भी बताया। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हो ना कि 11 क्लास का प्रॉपर्टी के अंदर जो थ्योरम था, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, याद करो आपने 11 क्लास में बच्चे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो एडिशन को लेकर के आपने जो थ्योरम पढ़े थे, प्रॉपर्टी का जो आपने केस पढ़ा था, वो आपको 12th में भी हर जगह मिलेगा। याद करो, मैं लिख रहा हूँ P फॉर प्रॉपर्टी A और B, आपने देखा बहुत जगह अप्लाई हो रहा था, A यूनियन B, A यूनियन B, A और B पढ़ोगे तो क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ A प्लस प्रॉपर्टी ऑफ B माइनस प्रॉपर्टी ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्लियर है फर्स्ट केस? यस, वेरी गुड, देखा आपने बहुत जगह अप्लाई हुआ क्लास में। अच्छा, अब मुझे बताओ, याद करो 11 क्लास में अगर दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है बेटा, दोनों इवेंट में एक भी आउटकम कॉमन नहीं है। मान लो कि इवेंट ए है, इवेंट ए के अंदर आपको हेड हेड, इवेंट बी के अंदर आपको टेल टेल, ठीक है। सपोज करो कि इसमें एक आउटकम है, इसमें भी एक आउटकम है, तो आप क्या बोलोगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपको, फाई, नल सेट, एम्प्टी सेट, समझे बच्चे। तो इस तरह के इवेंट को क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो बच्चे याद रखेंगे, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर आपको दो इवेंट आपको आपस में एक्सक्लूसिव है बेटे, तो एक्सक्लूसिव होंगे, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0 होगा ना। तो इसका मतलब है फार्मूला को रीडिफाइन कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर है? यस। और इसी का जो सेकंड केस है, ध्यान से सुनो, वो भी तुम्हें याद होगा 11 क्लास के अंदर, ठीक है, रूल ऑफ एडिशन जो फॉलो हम कर रहे हैं उसमें 3 इवेंट का भी आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या पढ़ते हैं, ए और बी और सी। तो बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। थोड़ा फार्मूला मतलब लेंदी है, लेकिन आपने 11th में पढ़ा था तो कोई ज़्यादा ऐसी कोई आफत नहीं है। अब बच्चे यहाँ पर भी आप इस बात को समझे सीखें, अगर इफ ए कोमा बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बताइए क्या होगा बच्चे, अगर तीनों इवेंट आपस में एक्सक्लूसिव है तो डेफिनेट है कि आपको फार्मूला रिड्यूस कर जाएगा ना यहाँ तक। हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। क्लियर हो गया बेटा? तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट कंडीशन प्रोबेबिलिटी। आज की क्लास में बच्चे हम लोगों ने कंडीशन प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है।
मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कंडीशनल प्रॉपर्टी के अंदर आप जितनी भी चीज़ें को पढ़े हो ना उसको अच्छी तरह से रिव्यू करो, ठीक है, लॉजिकली उसको समझो और जरूर बेटा आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखो। क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट करोगे ना, अगर लॉजिक आपके क्लियर है ना बेटा, आप देखो कि क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान है, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन या मैक्सिमम मिनिमा की तरह से नहीं कि आपको बहुत लेंथी प्रोसेस में जाओगे, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है ना। तो अगले क्लास के अंदर हम कंडीशनल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के, कुछ एग्जाम्पलर के और कुछ हॉट क्वेश्चन लेकर के आएंगे और फिर देन हम लोग सेकंड यूनिट पे बात करेंगे। ये सारे वर्किंग को आप प्लीज़ कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लिया ना आप लोगों ने? यस, ठीक है।